हेलो एवरीवन एंड वेलकम दिस वीडियो। और आज हम लोग कर रहे हैं यूपीपीसीएस के एलटी ग्रेड एंड जीआईसी के एग्जाम के क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे या एमसीक्यू होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा अच्छा कर सकें आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा करेंगे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में आपके क्वेश्चन आएंगे, बाइलिंगुअल होंगे और इसके साथ जिसकी पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। बाद बाकी अपनी तैयारी करते रहें, क्वेश्चन आपके सारे आने चाहिए। और इसमें हम लोग करेंगे अधिकतर पॉलिटी सेक्शन को कवर करते हैं, अदर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर किए हैं। अगर आपका जीएस पार्ट भी है तो भी आप इसको कवर कर सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पीडीएफ सभी अवेलेबल हो जाती हैं इस पर। उसके साथ आप चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें और आपको इसी तरीके से वीडियो जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होंगी वो आपको सभी अवेलेबल करा दी जाएंगी। और यूजीसी नेट टीजीटी पीजी रेट तैयारी आप करते हैं तो भी आप इसमें वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आप क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं इन वीडियो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप देते जाइए, आपके कितने सही हो आप बताइएगा जरूर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1953 कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय। अब देखिए रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हम लोगों ने पिछली वीडियो में कई चर्चा की है कि रीऑर्गेनाइजेशन जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इज द सेंस ऑफ कमेटी से पूछ सकता है। तो आपको अगर हम टॉपिक बताते जाएं पेज में आप लिखते जाइएगा, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को आप जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक तो आपसे पूछेगा कि अध्यक्ष वगैरह के बारे में, सेकंड पूछ सकता है डेट पूछ सकता है कि अनाउंस हुई, पहला कौन सा राज्य था जैसे आंध्र था, कितने स्टेट बन चुके हैं, क्या सीक्वेंसिंग रही है, किस किस अमेंडमेंट से बने हैं। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना, जैसे सिक्किम वगैरह का आप थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन रहे हर एग्जामिनर के कि वो थोड़ा इजीली डाल देते हैं। ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है उसको आप पढ़ लीजिए और किस डेट को कौन बना ये भी आप डेट उसकी और सीक्वेंसिंग में। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा फजल अली। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। केंद्र सरकार द्वारा 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष बने थे फजल अली थे, और दो सदस्य और याद रखिएगा, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दो अन्य सदस्य बताइए, तो हृदयनाथ कुंजरू आपके हो जाएंगे और के एम पणिकर, और अध्यक्ष थे फजल अली। और फजल अली आयोग भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके नाम से भी आता है फजल अली आयोग, कैसे था 1953 में बनता है। ये क्वेश्चन आपको पता चला कि क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन को टैकल करने का। देखिए हो सकते हैं और आपको नहीं पता हो, जेएल नेहरू भी कमेटी रहे, जेबीबी कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल के, उन्होंने मना कर दिया था कि मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाना चाहिए। और हृदयनाथ कुंजरू थे, बट आप देखिए क्या पूछा गया है, हेडेड बाई। देखिए डी हो सकता था, पर अब देखिए कौन अध्यक्ष पूछे गए, तो सदस्य भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन से आपको दो तीन क्वेश्चन का आइडिया लग गया कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किस वर्ष हुआ, आपको थोड़ा महिलाओं के जान लीजिए, जो महिलाओं के कमीशन आए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी वुमेन्स हटाए गए थे तो 1979 में आया था। ठीक है, ये आया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से। ठीक है, ध्यान रखना, महिलाओं को जितने भी समस्याएं आती हैं ना उनको दूर करने के लिए ये लाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का, वो आप याद कर लीजिए 1927 होगा इसका आंसर। ठीक है, और याद कर लीजिए 106 संविधान संशोधन आपको याद रखना है। ठीक है, 2023 का, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया है। किसके किस में दिया गया है, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, और ये कब लागू होगा, अगले डिलिमिटेशन के बाद होगा, यानी कि और कितने सालों तक, 15 ईयर्स तक लागू रहेगा। इसे कहते हैं सनसेट क्लॉज के साथ में। ठीक है, दो तीन चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अखिल भारतीय AIWC से हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। संस्थापक, इसकी स्थापना जिसने की थी वो थी एक आयरिश फिलोसोफर थी, मार्गरेट कजिन्स को आपको याद रखना है। मैं इसको हाईलाइट किए देता हूँ, अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। मार्गरेट कजिन्स ने AIWC की गठन किया था 1927 में। इसका पहला सत्र हुआ था पुणे में, और उसके साथ में उद्देश्य इसका था महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार करना था। बाद में इसने क्या किया, महिलाओं के कानूनी अधिकारों, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी काम किया। हम लोग ये भी जानते हैं, आप तीन वेव जो आई थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इन द ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका से जो चीज़ें स्टार्ट हुई, तो उसको भी थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा। इस क्वेश्चन से मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ कि महिलाओं से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एक तो वेव से आपसे पूछा सकता है, थिंकर पूछे जा सकते हैं उनसे,
उसके साथ में आपसे डेट्स पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा इसको एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अंडर द सिक्स शेड्यूल में, कौन सा आपका स्टेट नहीं है, यानी छठवीं अनुसूची है आपकी, एक पांचवीं अनुसूची है, ठीक, इसमें आपको बताना है, छठवीं में बताना कि कौन सा नहीं है, तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, त्रिपुरा, आपको बताना कौन सा नहीं है। इसका जो आंसर होगा आपका बी, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं, तो आप नोट कर लीजिए सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे भी याद कर सकते हैं, AMTM, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो शेड्यूल्स को आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GIC में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉज, एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ जनरल लॉज इन एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन को किसने सार्वजनिक कानूनों के विस्तृत, यानी कि जो पब्लिक लॉज हैं उनको विस्तृत रूप में और व्यवस्थित क्रियान्वयन के रूप में, यानी कि सिस्टमेटिक रूप में परिभाषित किया है, तो उसको आप याद कर लीजिए, एज स्टेटमेंट टाइप में है, तो इसके जाएंगे वुड्रो विल्सन, ठीक है। लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानूनों के विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन के रूप में परिभाषित किया वुड्रो विल्सन ने। बुक को आप जरूर याद करें, निबंध है जिनका द स्टडी ऑफ, हाईलाइट वाला पार्ट जरूर आप एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैंने वो बहुत हर प्रकार के पीवाईक्यू को करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे। भले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, बट आपको यही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, किसी में बुक पूछी है, किसी में डेट पूछ दी उसकी है, किसी में कोड पूछ दिया है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये पूछा जाता है आपसे, लोक प्रशासन के जनक किसको कहा जाता है, तो वुड्रो विल्सन को कहा जाता है, ये आप पढ़ लीजिए। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए एक आधारभूत दस्तावेज किसको माना जाता है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मैं लगा देता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जा सकता है। देखिए कोर्स तो आप लिखते जाइए एक पेज में, एडमिनिस्ट्रेशन द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक, और उसके साथ में आप अदर चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ में अगला क्वेश्चन आपको, विच मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेज वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 2008 में, 2008 में किस मिनोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, मतलब सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ या फोर्थ, तो आपको इसका आंसर जो है वो आपका थर्ड होगा। इससे पहले जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वही आपकी 1968 में हुई, फिर आपकी हुई 1988 में हुई, और आपकी 2008 में होगी। अगली जो होगी जाके वो लगभग 20 साल में लगभग होती है, ठीक है, 20 ईयर के अंदर अंतराल में ये सब होती हैं कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैंने वो कॉन्फ्रेंस जो थी इसका थोड़ा याद रखिएगा, आई थिंक मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रोजमेरी ओलेरी के नेतृत्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन था, जिसने वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और लोक प्रशासन के सार्वजनिक यानी पब्लिकनेस पर पुनर्विचार किया। कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड, ऑफ्टन सिंप्लीफाइड टू द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड। मिनोब्रुक थर्ड स्पेशल इशू ऑफ द जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड थ्योरी में, तो ध्यान रखना आपको है कि द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ये था 2008 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड बाय, तो देखिए इसमें दो ऑप्शन आपको दिए हैं, FW टेलर भी लग सकता है और भी सारे ऑप्शन लग सकते हैं, बट आप याद रखना इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका LD ब्रांडीज होगा। FW टेलर ने भी दिया तो उसको एक व्यवस्थित रूप करने का प्रयास किया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ में साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द वास्तव में जुड़ा हुआ है लुइस डी ब्रांडीज के द्वारा। FW टेलर, जबकि फ्रेडरिक विंसलो टेलर को, जैसे हम लोग कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। कॉइन करने के लिए LD ब्रांडीज थे, बट आप अगर पढ़ेंगे तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, जिन्होंने टाइम टाइम स्टडी, मोशन स्टडीज़, 8 इन्होंने बताए हैं होने चाहिए एक व्यक्ति ऊपर, यानी 4 होंगे आपके वर्किंग कंडीशन के लिए और 4 प्रोडक्शन के लिए होंगे व्यक्ति, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके साथ में आपको ये जान रखना है कि आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स इनकी फेमस बुक रही है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं कि तरीका एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, और मेंटल रेवोल्यूशन की भी इन्होंने बात की, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। उसके साथ में अगला क्वेश्चन आपका है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वर्क एंड मोटिवेशन, तो वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अब्राहम मैस्लो, इसको बना रहने थे, ठीक है। वर्क एंड मोटिवेशन में अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, विक्टर ब्रूम या क्रिस आर्ग्रिस, तो आपका रखना है इसके वर्क एंड मोटिवेशन में आपको हो जाएंगे विक्टर ब्रूम, ये उसका फर्स्ट पेज होगा वर्क एंड मोटिवेशन का,
जो व्रूम है वो उनकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी गई, अपेक्षा सिद्धांत उन्होंने दिया है कैसा कि 1964 में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है कि एक होती है अपेक्षा करना, एक होती है उपकरणता, एक महत्व में देखिए व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए अगर वह प्रयास करेगा तो प्रदर्शन अच्छा होगा, एक अपेक्षा हमारी होती है जैसे हम एग्जाम में जाएंगे। उसका तो उपकरणता व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि अच्छे प्रदर्शन के बदले उसे रिवार्ड भी मिलेगा। और तीसरा उस पुरस्कार को व्यक्ति के लिए महत्व कितना है, तो वर्क एंड मोटिवेशन, वर्क तो है ही, उसका मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक बाहरी मोटिवेशन होता है। इंटरनल में जैसे आप एग्जाम देने, अगर आपका बहुत ही अच्छा विषय है उसके साथ में आपने तैयारी बहुत अच्छी की, तो इंटरनल मोटिवेशन है ना, आपने बाहर से किसी को देख के नहीं पढ़ा ना, तो वो वही चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं विक्टर एच ब्लूम अपनी बुक में वर्क एंड मोटिवेशन में। एक तो होता है व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए, वह प्रयास करेगा तो प्रदर्शन अच्छा होगा, दूसरा पुरस्कार मिलेगा, तीसरा उसके लिए महत्व कितना है। तो तीन चीज़ें आपको, अच्छा इतनी चीज़ें ना याद हो पाए तो आप बुक्स को जरूर याद कर लीजिएगा, वर्क एंड मोटिवेशन बाई विक्टर एच ब्लूम का। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म आसपा, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड में, फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, एस्केप है, आसपा है, बहुत सारे मल्टीपल आपके हो सकते हैं, एपेक हो सकता है, ओपेक हो सकता है, उसके साथ में आपको नाफ्टा का पूछ सकता है, इस सारे बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं। वो बताना आसपा क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एसोसिएशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एसोसिएशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका तो मैंने बता दिया, कब स्थापित हुई याद रखना आपको, 1939 में होती है आपकी। उसके साथ में यूएसएस का मुख्य हेडक्वार्टर होगा। प्रमोटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये रिसर्च को बढ़ावा देने का कार्य करता है जो आपसा आपका है, यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सब ग्रुप इसका है कैग, जैसे कहते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें मतलब डेट बताने का क्या अर्थ है, तो कभी कभी क्वेश्चन में डेट पूछ सकता है कि कब बना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में क्या क्या मतलब वर्क इसके लिए करता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, आर&डी के लिए, जर्नल्स वगैरह पब्लिशिंग के लिए, तो इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको, हु इज़ द फाउंडर फादर ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन के संस्थापक, यानी पिता कौन रहे हैं, तो आपको बताना एफ डब्ल्यू रिक्स, ड्वाइट वाल्डो, आर डाल एंड सी फ्रेडरिक। तो आपको याद रखना एफ डब्ल्यू रिक्स हम लोग जानते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन में एफ डब्ल्यू रिक्स को जाना जाता है। ये रहे एफ डब्ल्यू रिक्स, फाउंडिंग फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनको जाना जाता है। ही डेवलप्ड थ्योरीज टू कंपेयर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी इनका अगर आप सिद्धांत समझना चाहें तो उन्होंने प्राकृतिक वातावरण का एक सिद्धांत दिया नेचुरल प्रोसेस में। ये बताते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है इन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज में। उन्होंने एक मॉडल भी दिया था, प्रिज्मेटिक फ्यूज्ड डिफ्रैक्टेड, मतलब प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो होती हैं कुछ फ्यूज्ड होती हैं, प्रिज्मेटिक होती हैं, डिफ्रैक्टेड होती हैं। इनका बताने क्या था कि कुछ एग्रीरियन समाज होंगे, यानी कि जो डेवलपिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, कुछ होंगे बहुत डेवलप्ड होंगे जैसे यूएसए हो गया, और कुछ ऐसे होंगे जो बीच ट्रांजिशन फेज में होंगे। तो तीन को कंपैरिजन उन्होंने करके बताया, जैसे उन्होंने बताया इनके मॉडल कौन कौन से, प्रिज्मेटिक सोसाइटी पूछा जा सकता है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी किसने दिया, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल भी पूछा सकता है, और अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, यानी अग्रेरिया और इंडस्ट्री के बीच की जो कंपैरेटिव स्टडी की ना, तो इस वजह से उनके मॉडल का नाम है एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली कोड से उठा के पूछ सकता है कि एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल किसने दिया, फ्यूज प्रिज्मेटिक किसने दिया, तो इस तरीके से। तो मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जहाँ से एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं चार्ज करना लाके एक क्वेश्चन को उसी में आपको विस्तार से मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट गवर्नेंस वाज फर्स्ट टाइम हाईलाइटेड इन वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट ऑन सब सहारा अफ्रीका, यानी किस वर्ष में उप सहारा अफ्रीका पर विश्व बैंक के दस्तावेज में पहली बार शासन की अवधारणा, इसे हम लोग कहते हैं गवर्नेंस, प्रकाश कब डाला गया, डेट दी गई 1982, 1983, 1989, 1990। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1989 में इस पर प्रकाश डाला गया सबसे पहले नंबर। द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस वाज फर्स्ट हाईलाइटेड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 1989। ठीक है, इसमें जो रिपोर्ट का नाम आप याद रखिएगा, जो हाईलाइटेड पार्ट है जिसका शीर्षक था सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टडी, यानी उप सहारा अफ्रीका संकट से सतत विकास की ओर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अध्ययन करना। तो एक बार और याद कर लीजिए, सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टडी। ठीक है, तब कब इसको दिया गया, याद रखिएगा 1989। किसके द्वारा ये भी पूछ सकता है, तो वर्ल्ड बैंक। सब सहारा अफ्रीका इसका क्षेत्र था। इसका रिपोर्ट टाइटल था फ्रॉम क्राइसिस टू, यानी कि क्राइसिस से संकट से सतत विकास की ओर चलना। शासन का संकट था, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस इंक्लूड करती है करप्शन, वीक इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से शासन को थोड़ा अच्छा करने का प्रयास। विकास से शासन को जोड़ा गया, यानी गवर्नेंस लिंक टू डेवलपमेंट। गुड गवर्निंग कॉन्सेप्ट आपका कब आया, तो 1990 के दशक में आता है, तो वही लगभग आप याद रखिएगा
क्योंकि ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक है या फिर कोई अदर चीज़ आपको लिख के दे दी, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आपका आया था। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, ठीक हो। यह स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला प्रमुख ग्रामीण विकास, याद रखिएगा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो आपके आया था वो यही था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास था, जिसमें समुदाय की सक्रिय भागीदारी शामिल की गई थी। 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी और भारत सरकार के द्वारा। सीडीपी जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के उद्देश्य क्या थे? पहला था इंक्रीज, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। सेकेंड था ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड था आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना, इन प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एंड सैनिटेशन। इनक्रेज लोकल पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ रिलायंस, यानी स्थानीय भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं, आप कर भी सकते हैं अगर इजीली आ जाएगा क्वेश्चन में। बट आप याद रखना कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1952, सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। इसके बाद थोड़ा डिटेल मैंने कर दिया है इसको। सीडीपी की शुरुआत 1952 में हुई और भारत सरकार द्वारा था। पहला याद रखिएगा, फर्स्ट मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा है। 55 प्रायोगिक इलाकों में शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। उद्देश्य था एम टू एट होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट करना, बेस्ड ऑन ग्रो मोर फूड कैंपेन, अधिक अनुगाव अभियान पर आधारित था। इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और प्रोमोटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर रूरल स्कीम के लिए इसको बेस बनाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें होगी, आपको जितनी चीज़ें पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। कहीं से भी आपसे स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि जैसे ऐसी कौन सी चीज, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या क्या आया था, किस डेट को हुआ था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस तरीके से था, आज़ादी के बाद कौन सा था, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द स्टडी ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता है। पूछ रहा है कि एक आया था नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम और कम्युनिटी प्रोजेक्ट जो चलाए गए थे, सीडीपी वगैरह, उनका जो अध्ययन किसने किया बाद में, वो चीज़ें जब लागू हो गई तो उसका पता कैसे चलेगा कि सही थी कि नहीं थी। तो इसके लिए जो आए थे वो आए थे बलवंत राय मेहता, कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, ठीक है। और ये जितनी कमेटियां आपको दी गई हैं, चारों कमेटीज ऑप्शन में, ये सारी कमेटी आपके रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी लेड द स्टडी टीम ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इन 1957, ठीक है। तो बलवंत राय कमेटी ने सामुदायिक विकास परियोजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर जो गठन किया गया था 1957 में किया गया। दिस कमेटी इज आल्सो कॉल्ड द बलवंत राय मेहता कमेटी कहा जाता है इसको। ये भी पूछ सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने किसकी, उल्टा पूछा जाए तो मतलब क्या क्या अध्ययन किया था, ये पूछा जा सकता है। ये याद रखना कि सबसे पहले 3 स्तर की जो प्रणाली की सबसे पहले अनुशंसा जिसने की थी वो की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर जो हम लोग आज की डेट में देखते हैं वो लगभग वहीं से आई चीज़ें। द एम वाज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना था, ठीक है। तो कमेटीज आपको बता दी ना मैंने, अशोक मेहता कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, जी.वी. के राव, हर हम लोग वीडियो में क्वेश्चन ना क्वेश्चन चर्चा कर ही रहे। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनेगा पंचायती राज सिस्टम। तो बहुत अच्छे से आपको ब्रॉड तरीके से तैयार करके जाना क्वेश्चन, कहीं से भी आर्टिकल से पूछ सकता है आपसे, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स में दिया गया डेटा तो अभी आपसे पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट टू पास द लोकायुक्त एक्ट इन इंडिया एस्टेब्लिशिंग द लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन इन 1971, यानी कौन सा ऐसा राज्य भारत में सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम को पारित करने वाला बना था, यानी स्थापना करने वाला। तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र पहला ऐसा बना था, ठीक है। महाराष्ट्र ने 1971 डेट भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया और उसी वर्ष पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया। इस प्रकार महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था की सफलतापूर्वक स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। उड़ीसा ने महाराष्ट्र से पहले 1970 में किया था, बट वो लागू नहीं कर पाया था, यानी 1970 में उड़ीसा ने कर दिया था लोकायुक्त के लिए, बट उसने लागू नहीं किया। हम लोग पहला मानते हैं महाराष्ट्र को, राजस्थान 1973, पंजाब 1980 में। तो आपको याद रखना है कि लोकायुक्त पढ़ के जाना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि आपसे पहला राज्य कौन सा, तो पूछा गया महाराष्ट्र है, कब आया, किस डेट को आया, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आप नोट करके जाना। अब मैं लोकायुक्त के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लोकायुक्त, लोकायुक्त जो है एंटी नेशनल एंटी करप्शन ombudsman, यानी इसे कहते हैं भ्रष्टाचार विरोधी पदाधिकारी संस्था है, जो राज्य सरकारों में बनती है और लोकपाल इन द सेंट्रल लेवल पे स्थापित किया, ताकि सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों की जांच करना। और पहला जो देश बना था वो स्वीडन था, जिसने लागू किया था सबसे पहले इसको, शिकायतों की जांच करने और निपटारा किया जा सके, ठीक है। उत्पत्ति और पृष्ठभूमि क्या है, यानी ओरिजिन एंड बैकग्राउंड। द आइडिया ऑफ लोकायुक्त वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यानी एआरएफ ने सबसे पहले इसकी अनुशंसा की। तो इसको नोट करने वाला है
आपसे पूछा जाए कि लोकपाल सबसे पहले किसने की, तो ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 ने इसकी संकल्पना को पारित किया था कि हाँ ऐसा लोकपाल होना चाहिए। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना। ठीक है, लोकपाल को कोट करने वाले थे LM सिंघवी, ये भी आपको याद रखना है। और कई राज्यों ने बाद में अपनाए, LM सिंघवी को भी आप याद रख सकते हैं। बाहर अन्य देशों में इसे ऑम्बुड्समैन कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप थोड़ा पता होना चाहिए, ऑम्बुड्समैन पूछे या लोकपाल। कार्य क्या क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ पता होनी चाहिए, लोकायुक्त के आपसे स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकता है। इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन एंड मेल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग मिनिस्टर एंड ऑफिशियल, मंत्रियों अधिकारियों समेत सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों की जांच करना। सरकारी अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से नागरिकों की रक्षा करना। थर्ड नंबर है आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई से कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन या अभियोग यानी प्रोसिक्यूशन इफ नेसेसरी होगा तो किया जाएगा। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लोकपाल बन रहा है। ठीक है, संरचना और नियुक्ति कैसे होती है ये भी आपको बता देना कि लोकायुक्त जो अपना स्टेट का बनता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर बनते हैं। लोकायुक्त में न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, यानी जुडिशियल भी हो सकते हैं, नॉन जुडिशियल भी होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, अब थोड़ा सा बड़ा पोर्शन हो जाता है लोकायुक्त। लोकायुक्त को बिल्कुल अंदर जाके डीपली पता करना। तो राज्यपाल द्वारा होता है, मुख्यमंत्री विपक्ष का नेता होगा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद पता चला होगा कि आपको एक पेज लेना, मतलब मैं बता देता हूँ तरीका आपको पढ़ने का। अगर PYQ आप कर रहे हैं तो एक पेज में आप टॉपिक नोट करते जाइए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकता है। जैसे मैंने पंचायती राज बता दिया आपसे, लोकायुक्त बता दिया, उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के लिए बता दिया। मल्टीपल हो सकते हैं, हर क्वेश्चन मैंने एक नया नया टॉपिक ऐड करते जा रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जरूर आप एक कागज में लिखते जाइएगा, जिससे आपको पता चले आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कराए, मल्टीपल क्वेश्चन PYQ के आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फॉर सिटीजन, यानी कि RTI, जैसे हम लोग भारत के अंदर RTI 2005 में आया है, सबसे पहले किसने आदमी हम लोग लागू किया? तो फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या स्वीडन। तो जो आंसर होगा वो होगा आपका स्वीडन। ये आप याद कर लीजिए, स्वीडन वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनेक्ट अ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ पे जो नाम है उस एक्ट का, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इन 1766 यानी 1766 में इसको लाया गया। ठीक है, सबसे पुराना माना जाता है। इस कानून ने नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों और सूचनाओं तक पहुंच का अधिकार दी, जिससे पारदर्शिता को बढ़ाने का मौका मिला। अब कुछ फैक्ट आपके लिए, 1766 में स्वीडन फर्स्ट मिलता है इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम वाला। फिर 1966 में USA लेकर आता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। फिर न्यूजीलैंड लेके आता है 1980 में। 2005 जिसे हम लोग कहते हैं भारत में RTI एक्ट। ठीक है, 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम। तो आपको पहला पता ही तो होना चाहिए स्वीडन का, उसके बाद USA का 1966, 1980 में न्यूजीलैंड एंड द इंडिया 2005। तो कुछ मैंने आपको दे दिया फैक्ट, जिससे आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके। अब देखिए उसी संबंधित कुछ आया फैक्ट में। अब देखिए इस क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना RTI के थ्रू। अब पूछा है कि अंडर हुज लीडरशिप मजदूर किसान शक्ति संगठन इनिशिएटेड RTI मूवमेंट इन राजस्थान। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन किसने शुरू किया? तो आप जानने इसमें याद रखिएगा अरोड़ा राय हैं। ठीक है, और अन्ना हजारे को हम लोग जानते हैं लोकपाल के लिए। ठीक है, तो आप ही कुछ बता दें इस क्वेश्चन का रिलेट क्यों RTI से है। इनिशिएटेड RTI लिखा ना मूवमेंट, तो वो आप चीज़ अच्छे से याद रखना कि RTI से स्टार्टिंग हुई थी यहीं से। अरोड़ा राय और निखिल डे ने मिलकर इस चीज़ को बढ़ाया। राजस्थान में कुछ कार्य हो रहे थे, उनके लिए उन्होंने रोल जो बनता है ना, मास्टर रोल जो बनता है जिसमें डेटा पूरा चढ़ा होता है पेमेंट का, वो दिखाने से मना कर दिया। यार ये ऑफिशियल है, गुप्त मतलब है, इनको नहीं दिखाया जा सकता है। तो उनको भाई लेके ये लोग चले इस चीज़ को लेकर कि हाँ हमें देखने ही चीज़ें। तो इन्होंने कोर्ट वोट वगैरह काफ़ी कुछ गए, तो इतना नहीं हो पा रहा, पर धीरे धीरे एक शौरी कमेटी बनती है जिसे RTI के लिए प्रीकर्सर माना जाता है कि इन लोगों ने कमेटीज दी, फिर कुछ एक्ट पारित हुए कि आपको मतलब देखने का हक है पूरा। तो RTI क्या होता है, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन जानने का हक है कि ये जैसे लेते हैं एग्जाम्पल में, आप जिस जगह रह रहे होंगे वहाँ कोई रोड बना है या कोई चीज़ नई मतलब सरकार के द्वारा की गई, आपको जानना है कि उसमें लागत जो लिखी गई है वो क्या ओरिजिनल में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप RTI द्वारा पता लगा सकते हैं। ठीक है, MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन आपसे पूछ सकता है कि कब, तो 1990 में स्थापना करते हैं अरुणा राय और निखिल डे। राजस्थान के राजसमंद जिले के देवडुंगरी गांव से में हुई थी। यह आंदोलन 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ जब MKSS ने ड्रॉट रिलीफ वर्क जो हुआ था, सूखे राहत कार्यों और विकास योजनाओं के तहत मस्टर रोल एंड अकाउंट की मांग शुरू की। जो मैंने बताया आपको, खर्च और लेखा जोखा जो होता है उसको मांगा नहीं दिया, तो इसके खिलाफ ये चीज़ें आंदोलन स्टार्ट हुआ।
उद्देश्य क्या था आपको पता होना चाहिए। उनका लक्ष्य स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार को उजागर करना और यह सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक धन का उपयोग गरीबों के लिए किया जा रहा है। दूसरा, सफलता उनको मिलती है एमकेएसएस के इस जमीनी आंदोलन ने ही अंततः राजस्थान सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित भी किया। और बाद में वहाँ तो राजस्थान में पारित हो गया जो हो गया, फिर नेशनल लेवल पे मिला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो आपको ये टॉपिक मिला कि आरटीआई आपको पढ़ के जाना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, यानी कौन से सही है। सिटीजन चार्टर इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन होना चाहिए इसमें, मतलब एक प्रकार से पूछ रहा है कि आपको जो सिटीजन चार्टर होता है वो किस पे आधारित है, यानी कि पहले आपका गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू पीपल, गवर्नमेंट टू सिटीजन या सिटीजन टू सिटीजन। तो अगर थोड़ा सा भी इस द कॉमन सेंस, सरकार का नागरिक संबंध इसी को कहते हैं हम लोग सिटीजन चार्टर। ठीक है। सिटीजन चार्टर एक ऐसा दस्तावेज जो किसी सरकारी संगठन द्वारा अपने नागरिकों या ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानक, गुणवत्ता, समय सीमा और इसे कहते हैं शिकायत निवारण तंत्र, रिट्रेसल मैकेनिज्म को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसलिए मूल रूप से सरकार और नागरिक के बीच संबंधों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस्केप स्टैंड फॉर। आपसे पूछ रहा है एस्केप का फुल फॉर्म, जैसे मैंने बताया बहुत सारे फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसा पूछ रहा है एजुकेशन एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Education and Social Commission for Africa and the Pacific, एंड डी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर अफ्रीका एंड द पैसिफिक। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। नोट कर लीजिएगा, आप इसमें इसको ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं, बट हाँ इसको आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। उसका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE इंट्रोड्यूस ऑन अगस्त 15 1995, यानी 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा में पोषण स्वास्थ्य के लिए लाया गया था। इस योजना का नाम क्या है? तो द मिड डे मील, द फ्री हेल्थ स्कीम, द फ्री बुक स्कीम, द फूड स्कीम, निःशुल्क भोजन योजना। तो अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे प्राइमरी स्कूल्स में, अपर मिडिल में, तो आपने देखा होगा वहाँ द मिड डे मील स्कीम चलती है, तो उसी से रिलेटेड है ये, आप याद कर लेना। जो मध्याह्न भोजन योजना चल रही है वो 15 अगस्त 1995 को आई थी। तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? एज अ मान के चलते हैं, आगे के लिए सोच के चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन फ्यूचर एक्सेप्टेड होगा तो ये पूछा जाएगा कि मध्याह्न भोजन योजना कब लागू हुई। तो जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द ट्विस्टेड सेंसर में कि 15 अगस्त 1995 तो पूछा, अब पूछ रहा है तो मिड डे मील स्कीम कब लागू, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। NPNSPE इसे आधिकारिक तौर पर मिड डे मील स्कीम कहा जाता है। शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य था प्राथमिक कक्षाओं बच्चों के नामांकन को बढ़ाना, यानी एनरोलमेंट, अटेंडेंस और रिटेंशन को बढ़ाना था। साथ ही उनके पोषण स्तर में सुधार करना भी था। इस योजना को नाम बाद में बदलकर स्कूल में मध्याह्न भोजन को राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया। वर्तमान में इसे कहते हैं PM पोषण स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, करंटली क्या नाम? PM पोषण स्कीम। अगला, बुक्स आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने बुक्स भी इंक्लूड की थी। पूछा आपसे साइलेंट स्प्रिंग इज रिटन बाई, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ग्रू हार्लेम, वंदना शिवा, राचेल कार्सन या निम्न में से कोई नहीं। तो आप याद कर लीजिए इसमें राचेल कार्सन, आपसे बहुत मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राचेल कार्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो साइलेंट स्प्रिंग उन्होंने पुस्तक लिखी है। ये इसका फर्स्ट पेज होगा, राचेल कार्सन है द साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, तो आप इसको बस याद कर लीजिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसा आप जमान के लिए पर्यावरण से रिलेटेड उन्होंने बुक लिखी, पेस्टिसाइड वगैरह का जो उपयोग ज़्यादा हो रहा है उनके लिए। अगले बुक आपकी है द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स रिटन बाई, सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसके द्वारा बुक लिखी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, केट मिलेट एंड इमैनुअल कांट। तो आप याद कर लीजिए केट मिलेट इसमें होंगी आंसर। ठीक है, ये बुक है उसका। केट मिलेट आई थिंक जो आपकी वेव्स चली उनमें थी, और बहुत सारी इन्होंने किताब, मतलब इस किताब लिखी, महिलाओं को प्रति इन्होंने लिखा है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में देखिए एग्जाम आपका जो आता है LTGSC का थोड़ा सा डीपली नहीं इतना पूछेगा, बट हाँ आपको बुक्स पता होनी ही चाहिए। वेव्स वगैरह से पूछते हैं क्वेश्चन, बट सिलेबस में जितना इंक्लूड होगा आपको वो पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच ईयर द BJP लीड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से कहते हैं NDA पास द प्रिवेंशन ऑफ पोटा, जैसे हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, बुक का अधिनियम पारित किया था 2007, 5, 2002 या 2001। तो याद कर लीजिए आप 2002 में पारित किया था। ठीक है, आतंकवादी निरोधक, अब इसे याद करना क्यों जरूरी मैं बता रहा हूँ इसके लिए। देखिए अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते ठीक है, बट अभी देखेंगे कि आतंकवाद जो पोटा अधिनियम आया था संसद द्वारा पारित हो गया, बट इसे 2004 में निरस्त कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। NDA लेके आई, अब पूछ सकता पार्टी कौन थी उसमें, तो NDA थी। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कब आए? तो 2002 डेट हो गई। निरस्त कब किया ये भी पूछा सकता है, तो देखिए 2002 में तो पोटा आता है,
और 2004 में निरस्त कर दिया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। द बुक सिक्स ग्लोरियस एपोजेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी आपसे कुछ पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास के 6 गौरवशाली युग, मतलब उसका ट्रांसलेशन कर दिया है, बट अगर आप क्वेश्चन ओरिजिनल देखेंगे तो यही है कि द सिक्स ग्लोरीज एपोजेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज रिटन बाई महात्मा गांधी। हम लोग जानते हैं कि जैसे हरिजन वगैरह को उन्होंने लिखा, न्यू इंडिया हो गया, हिंद स्वराज बुक लिखी, कार्ल मार्क्स को हम लोग जानते हैं, दास कैपिटल, उसके बाद हम लोगों ने की एट्थ लुइस बोनापार्ट, उसके साथ में पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, इसके बाद मल्टीपल बुक उन्होंने लिखी, फिर स्वामी विवेकानंद की अलग बुक्स हो जाएंगी। पर इसका जो आंसर होगा वो आप याद कर लीजिए, बी डी सावरकर होंगे, जिसका फ्रंट पेज है सिक्स ग्लोरियस एपोजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों के अनुक्रम को कालानुक्रम में चुने। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी पूछे, बट आपसे मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा जोर लगाइए, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ये रहा इंग्लिश वर्जन, ये रहा हिंदी वर्जन। आप ही देखिए कि आपको कितने आर्टिकल्स याद हैं और उसको क्रोनोलॉजिकल लगाना है कि पहला कौन सा आर्टिकल है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये मतलब ABCD में सीक्वेंसिंग में लगाना है। जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, इंग्लिश में बता देता हूँ, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड इक्वल जस्टिस इन फ्री लीगल एड। आपको उनको क्रोनोलॉजिकल लगाना है। मैं 1 सेकंड रुकता हूँ, आप बताना जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। मैं इसका आंसर बताता हूँ, पहले नंबर आप ट्राई करिए इसको। देख लिया आपने, आंसर इसका होगा ए। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्यों, इसके लिए थोड़ा डिटेल्स में नहीं लेके जा रहा हूँ, बट हाँ आर्टिकल्स आपको मैं याद करा देता हूँ यहीं पे। देखिए अस्पृश्यता आप याद कर लीजिए, आर्टिकल 17 नंबर आपका किसमें है, मौलिक अधिकार में। तो संविधान का भाग भी पूछ सकता है, तो आपको आर्टिकल 17 इधर रिलेटेड फॉर द अस्पृश्यता उन्मूलन। अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, तो आर्टिकल 24 23 भी है, वो बेगार मजदूरी के लिए था, ठीक है। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39A, जिसे कहते हैं लीगल एड फ्री मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 43B। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद कर लीजिए, 57वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक आर्टिकल 50 में पाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहे, इंडिपेंडेंट आपका कार्यपालिका रहे, तो मतलब दोनों में सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अवगत करना है, अस्पृश्यता, कारखानों में बच्चों पर रोजगार प्रतिबंध, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे आर्टिकल्स, अगर दोबारा आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपसे एक मजेदार क्वेश्चन, हाई कोर्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर। क्वेश्चन लगेगा इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अब ऑब्वियस सी बात है कि यूपी के एग्जाम में इस तरीके से पूछे भी गए हैं। इनका डायरेक्टली आप बताइए, इलाहाबाद का पूछा गया है, आप बॉम्बे, मैड्रास, कलकत्ता, उसके साथ में आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट कब कब बने, तो आपसे पूछा जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। इलाहाबाद आंध्र प्रदेश, तो जो इलाहाबाद आपका था 1866 आपको याद अच्छे से याद रखना है। उसके साथ में आपका आंध्र प्रदेश 1954, उसके साथ में बॉम्बे आपका 1862 एंड द पटना 1916, यानी आपका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। इलाहाबाद 1866, उसके बाद में आंध्र प्रदेश को आप याद कर लीजिए 1954 यानी आज़ादी के बाद। बॉम्बे का है 1862 उसके साथ में 1916 पटना। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, हाई कोर्ट्स पूछ रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो पता ही दिल्ली में है, बट इस तरीके से आपको याद करने हैं। इस साथ आपके लिए एक लिस्ट मैंने आपको ऐड कर दी है, जो आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए, अगर एग्जाम आपका नज़दीक है, नहीं भी तो भी आप याद करिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आप एग्जाम को वही तैयारी करा रहा हूँ जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आए। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा इजी भी हो सकता है, बट आपका क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं इतना ऐड कर देता हूँ पर्याप्त कि आपका दूसरा भी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाए। जैसे कि कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई 1862, याद करने वाली चीज़ क्या होगी इसमें, तीन, तो यहाँ हो गए। आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी पूछा सकता है और सीडी पूछी जा सकती है, तो थोड़ा हो सके तो डिटेल थोड़ा अंडर डीपली है, बट ओके मैं इतना ही तैयार करता हूँ कि आपके हो जाए सॉल्व। तो BMC याद कर लीजिए, नहीं BMC क्या मतलब KBC आपको हो जाएगा 1862 में। चेन्नई आप याद कर लीजिए, हो जाएगा। इलाहाबाद आप याद कर लीजिए अच्छे से, 1866 पूछा गया क्वेश्चन है। कर्नाटका 1884, उसके साथ में आपका पटना 1916, जम्मू कश्मीर 1928, पंजाब एंड हरियाणा 1947, गुवाहाटी 1948, उड़ीसा 1948। देखिए राजस्थान 49, मध्य प्रदेश बाद में। तो राजस्थान का मैंने हाईलाइट किया, राजस्थान फर्स्ट है एंड मध्य प्रदेश बाद में, क्योंकि मध्य प्रदेश बाद में रीऑर्गेनाइज हुआ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा उसको, ऐसा याद कर लीजिएगा।
केरला आप याद कर लीजिए 1958, गुजरात 1960, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। और गुजरात को आप कैसे याद करेंगे? गुजरात जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे या रीऑर्गेनाइजेशन में जब स्टेट पढ़ेंगे तो आप रखेंगे महाराष्ट्र गुजरात को अलग किया गया। उस समय बाद गुजरात का हाई कोर्ट बना, ऐसे याद कर लीजिए। दिल्ली का 1966, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम 1975, छत्तीसगढ़ आपका 2000, उत्तराखंड, झारखंड जब तीनों अलग हुए हैं आपके 2000 में, इसको याद ऐसे कर लीजिए 2000 में हाई कोर्ट्स बने होंगे। त्रिपुरा 2013, मणिपुर 2013, मेघालय, आंध्र प्रदेश 2019 याद कर लीजिए, तेलंगाना 2019। तो बहुत सारे मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और हो तो अच्छी बात, आपको याद होनी चाहिए चीज़ें कि कैसे कौन कौन हाईकोर्ट किस डेट में बना। आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मैंने बहुत सारी अपनी जितनी वीडियोस में बताता हूँ कि आपको प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछता है वहाँ से अच्छे। इसे पूछा है कि द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्टिस मीन, यानी आपका जस्टिस माने क्या है यहाँ पे? सोशल, एब्सोल्यूट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। आप देखेंगे तो आप कुछ हटा भी सकते हैं इसमें से, आप आंसर में से मिलिट्री हटा देंगे आप। फिर उसका बचता है आपका ABCD, ठीक, आप मान लेते हैं 4 ऑप्शन हटा भी दिया। फिर आप देखेंगे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, उसका जो आंसर होगा वो आपका होगा A, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय। आइए समझते हैं इसको कैसे। तो जब हम लोग प्रियम्बल को देखते हैं या फिर एनसीईआरटी का आप कोई बुक उठाएंगे, उसके सबसे पहले चैप्टर पर पॉलिटिकल साइंस की जब लेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको भारत का संविधान, उद्देश्य का, जिसे हम लोग कहते हैं, ये हम लोगों ने एनसीईआरटी से पेज लिया है। तो हम भारत के लोग, हम इसको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए यहाँ आपसे पूछेगा कि भारत कितनी बार उपयोग हुआ, तो भारत शब्द आपका 2 बार उपयोग हुआ इस उद्देश्य का में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसके साथ में क्या पूछेगा? नागरिक पूछा गया है, यहाँ बताइए लोग लिखे हैं या नागरिक लिखे हैं, तो नागरिक आप शब्द याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ नागरिक है, ठीक है। उसके साथ में अब मैंने जैसे न्याय को हाईलाइट कर दिया कि न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलती है, पद प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, आज तारीख कितनी थी उसमें जब साइन किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भी पूछा गया है कि जो लास्ट में जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म, क्या क्या शब्द थे उसमें, तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपने जरूर आप इसको पढ़िएगा एक बार, तो याद भी कर लीजिए क्योंकि कई शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को बहुत सारे अच्छे लेकर, और इसी तरह तैयारी करते रहें। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटिकल मंत्रा, जिसमें से हम लोग शेयर कर देते हैं इसमें PDF को। और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं विजिटर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरीके से आपकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए चैनल समर्पित है, जैसे नेट, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और एग्ज़ाम में अच्छा करके हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।